हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। और इससे पहले के दो लेक्चर के अंदर हमने पहले लेक्चर में इसका बेसिक समझा था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपके एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा यह तीसरा लेक्चर है। उस लेक्चर के अंदर आपके एक्सरसाइज 4.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार से हमें कुछ डेफिनेशन टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं, उन डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चनों को पढ़कर हमें क्वाड्रिक इक्वेशन कंप्लीट करना होती है। उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ 2 से 3 मेथड दी हुई होती है, तो वहाँ आप स्वतंत्र हैं कि किसी मेथड से कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके अंदर आती है कि आपको क्वाड्रिक इक्वेशन तक लाना, आप क्वाड्रिक इक्वेशन तक कैसे आएंगे, इसके अंदर कैसे आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का एक अपना तरीका होता है, लिखने का एक अपना तरीका होता है, और क्वाड्रिक इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर फिट करना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्वाड्रिक इक्वेशन के साथ में लीनियर इक्वेशन के अंदर भी देखकर आए हैं, पढ़कर आए हैं। तो इसके अंदर बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि इसे हम लीनियर इक्वेशन से करें या क्वाड्रिक इक्वेशन से करें। लीनियर इक्वेशन का अर्थ है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के अंदर हम 2 वेरिएबल x और y का यूज करके आ रहे हैं। हमारा चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज होता था वहां पर लीनियर इक्वेशन के अंदर, और पेयर बनती थी, तो वहां पर हम x और y का यूज कर आ रहे हैं। हमें यह आदत बदलनी है और किस प्रकार से हम इसके अंदर डिफरेंस करेंगे कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या हमारा यह क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रिक इक्वेशन का, यह आपको क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाता है। लेकिन वो बारीकी आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर बता देंगे कि आप इसमें 1 वेरिएबल का यूज करेंगे या 2 वेरिएबल का इसमें यूज होगा, या क्वेश्चन आपका क्वाड्रिक में जाएगा या लीनियर में जाएगा, यह हम आपको बताएंगे। तो बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए डिपो ट्यूटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। मैं इसमें थोड़ा सा टाइम आपका 1 मिनट ज़्यादा लूँगा क्योंकि आपको बिल्कुल ध्यान से बेसिक आपको सिर्फ इसे पढ़ना समझाया जाएगा और इसको पढ़ना ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना ही महत्वपूर्ण है, वही डिसाइड करेगा कि इसका होना क्या है। ये क्वाड्रिक की लैंग्वेज में लिखा जाएगा या लीनियर की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर शेप कैसा होता है। यह आपके सामने एक शेप बना हुआ है, इस प्रकार का रेक्टेंगुलर शेप होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। यह जो आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है इसका एरिया है, कितना एरिया दिया है, 528 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर दिया 528 स्क्वायर मीटर इसका एरिया दिया है। आप बड़े प्यारपूर्वक पढ़िए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ भी आएगा। बिल्कुल लोड मत लीजिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब कोई भी शेप हो, उसका यदि एरिया निकला है तो उसमें एक तो लेंथ है और एक विड्थ है। यह पक्की बात है, ये क्या है, फाइनल है कि उसमें एक लेंथ है और एक विड्थ है। चाहे किसी भी शेप का एरिया हो, ठीक है, एक लेंथ है और एक विड्थ है। ठीक, समझ में आ गई। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर, और काय में दिए, मीटर में, क्योंकि एरिया स्क्वायर मीटर में दिया है तो ये बात तय है कि उसकी जो विड्थ और लेंथ होगी वह भी मीटर में ही होगी। इज 1 more than twice its width। बस यही लाइन आपको ध्यान में रखना है। इज 1 more than twice its width मतलब आपके इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वह, अच्छा एक चीज़ और है इसके अंदर, लेंथ और विड्थ में से ज़्यादा डिस्टेंस किसकी होगी। अब आप बताइए, लेंथ बड़ी होती है कि विड्थ बड़ी होती है। आप पहले ये तय कीजिए कि लेंथ बड़ी होती है या विड्थ बड़ी होती है। तो लेंथ ग्रेटर देन विड्थ, ये बात हमेशा ऑलवेज राइट होती है। ठीक है कि लेंथ ग्रेटर देन
विड्थ, लेंथ बड़ी होती है विड्थ से। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि लेंथ बड़ी होती है विड्थ से, तो हम लिखते हैं लेंथ ग्रेटर देन विड्थ, लेंथ बड़ी होती है। जब लेंथ बड़ी है तो इसके अंदर यह कहा गया है कि मोर देन ट्वाइस इज विड्थ, मतलब वो विड्थ से, उसकी विड्थ से दुगने से एक ज़्यादा है, मतलब उसकी विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए, तब जाके वह उसकी लेंथ के बराबर हो पाती है, तब जाके वह उसकी लेंथ के बराबर हो पाती है। जैसे यहाँ पर ये बना है शेप, तो यह शेप को मैं यहाँ से 1 और 1 2 कर दूं और उसके बाद यहाँ पर +1 कर दिया मैंने, और ये आपकी विड्थ है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी विड्थ है, तब जाके ये आपकी पूरी लेंथ बन पाती है। समझ रहे हैं आप बात को कि एक विड्थ, ये तो विड्थ है, और लेंथ अगर बनाने में चाहूँ विड्थ का ही माप लेकर मैं सिर्फ यही विड्थ का माप ले लिया मैंने कि मेरी विड्थ ये है, इस विड्थ को मैंने लेंथ पे रखा, तो एक इतना टुकड़ा, एक इतना टुकड़ा, और वो एक +1 अगर करता हूँ मीटर में, +1 मीटर करता हूँ, ये विड्थ ले ली, ये विड्थ ले ली, 2 विड्थ ले ली और 1 मीटर और एक्स्ट्रा उसमें बच जाता है, तब जाके वह लेंथ के बराबर हो पाती है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार और आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, यह दूसरे शब्दों में हम इसे घुमाकर रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से और समझा देते हैं, क्योंकि यह समझ में आनी बात बहुत ज़रूरी है। यह आपके 10th मैथमेटिक्स में बार बार आपसे फाइट करेगी। इस प्रकार की लाइनें, इस प्रकार की एक लाइन आपको घुमा के रख देगी और उस लाइन में आप 10 मिनट खराब कर देंगे और क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा और समय भी खराब हो जाएगा और घर आ जाएंगे आप वैसे ही कि यह हमारा छूट गया। तो यह छूटने का कारण है कि आपको इस लाइन का मतलब नहीं मालूम है। मान लीजिए मेरे पास एक इतना बड़ा पैमाना है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पैमाना बना लिया मैंने, और इस पैमाने को मैंने कह दिया विड्थ। क्या कह दिया? विड्थ। मैं ये मान रहा हूँ कि ये पैमाना मेरा, मैंने इससे नापना चालू करा तो एक तो मेरी यहाँ पर विड्थ हो जाती है। ठीक है, ये मैंने एक विड्थ नाप दी, एक विड्थ नाप दी। जब मैं इसको नापने इधर आया तो एक तो मैंने यहाँ नाप दी, एक और यहाँ नाप गई, और यहाँ पर 1 मीटर और मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा बचता है, मतलब एक विड्थ ये, एक विड्थ ये। और इसे ही मैंने किसे, इस डिस्टेंस को मैंने, इस पूरे डिस्टेंस को, किस डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को ही मैंने लेंथ कह दिया। बस यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है, यही मूल कॉन्सेप्ट है। इस पूरी डिस्टेंस को मैं लेंथ कह देता हूँ। तो एक विड्थ आपकी लेंथ में अगर कन्वर्ट हो तो 2 विड्थ और +1 के बराबर होती है। तो मोर देन ट्वाइस इट, मतलब आपके 2 विड्थ और +1, तो लेंथ बराबर 2 विड्थ +1 हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल होती है। इसीलिए हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, यदि आपको इस प्रकार से वर्ड मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ट्वाइस। क्या मिलते हैं? ट्वाइस मिलता है, तो इसका अर्थ है कि यह क्वेश्चन आपका क्वाड्रिक इक्वेशन की ओर जा रहा है। हमेशा इसमें ट्वाइस वर्ड आपको कहीं ना कहीं टकराएगा, और इसकी जगह आपको अगर 2 वेरिएबल मानना होते तो यहाँ पर फिट नहीं बैठते, उस प्रकार उसमें कुछ अलग प्रकार के वेरिएशन होता है। अगले क्वेश्चन हम जब आएंगे और हम उसको फिल्टर करेंगे और आपको पता चलता जाएगा दोनों में कि क्या अंतर होता है। वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि देखिए इन कोश्चन में ये अंतर था, फिर दोनों का कंपेरिजन भी हम अलग से कर देंगे। अब वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। अब हमें लेंथ और विड्थ प्लॉट की फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। इस लाइन के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। अब इस लाइन के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। इज 1 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ, बात खत्म। समझ गए होंगे आप यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हिसाब से हम एक काम करते हैं, सब कुछ तो विड्थ है, लेंथ है कहाँ? सब कुछ तो विड्थ में कंप्लीट कर लिया हमने यह विड्थ ले ली, यह विड्थ है, यह विड्थ है और ये +1 है। लेंथ कहाँ है? लेंथ को मैंने विड्थ में कन्वर्ट कर लिया है, लेंथ को विड्थ में बना लिया है मैंने, तो मैं उसे विड्थ में लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ L बराबर 2b+1। तो लेट अस कंसीडर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या लिखा हुआ है? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। कितनी है? x मीटर। x मीटर किसे मान ली हमने? विड्थ को मान ली। विड्थ को क्या मान लेता हूँ मैं? विड्थ को मान लेता हूँ मैं x मीटर। ठीक है, ये हमारी x मीटर आ चुकी है। ठीक है, दस द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या होगी? लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या होगी? यह लेंथ है। इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? एक विड्थ
और 1 मीटर। तो 2 बिट्स और 1 मीटर मैंने इसे लिख दिया है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट 2x + 1, इसे x मान लिया तो यह आपकी x हो गई, यह x हो गई और ये 1, तो 2x + 1 लिख दिया इसे हमने। ठीक है, यहाँ हो चुकी 2x + 1। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर का अर्थ है कि जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ लिखी जाती है, लेंथ इंटू विड्थ लिखी जाती है। और लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू दिया है हमें एरिया कितना, 528 स्क्वायर मीटर, यह ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, लेंथ की जगह हम पुट कर देंगे 2b + 1, क्योंकि हमें एक ही प्रकार के वेरिएबल का यूज़ करना है। आप बात को शायद समझ गए होंगे कि हमें हर क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल मिलेगा और एक वेरिएबल में 2 प्रकार की क्वांटिटी को दर्शाना होगा। हमने लेंथ को भी x से बताया और विड्थ को भी x से बताया। बस यही कला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और यह आपको आना चाहिए। अब आप लेंथ लिखेंगे तो लेंथ को क्या लिख सकते हैं, आप लेंथ वो लिख सकते हैं 2x + 1। थोड़ा सा हम इसे डिटेल में कर लेते हैं, मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। हम इसे क्या लिख सकते हैं एरिया को, अब आपको इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी वो बताया जाएगा। हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, और यह हमें दिया है 528 स्क्वायर मीटर। हम लेंथ देख चुके हैं, लेंथ को क्या लिखा है हमने लिखा है 2x + 1 और विड्थ को क्या लिखा है, हमने इसको लिखा है x इक्वल टू 528। अब इसके आगे तो आप समझदार हैं, इसे सॉल्व कर ही लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x² + 1x इक्वल टू 528, ये इस तरफ आया तो 2x² + 1x - 528 इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इस फॉर्म के करीब यह आपकी आ चुकी है। तो यह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है। इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर अगली बात होती है उसे सॉल्व करना, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप बना ही नहीं पाएंगे तो सॉल्व क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इस प्रकार के डेफिनेशन वाले क्वेश्चन को पढ़कर। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। आप इसको जो है अब मैथमेटिकली रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी इसकी कोई मेथड नहीं पढ़ी है कि इसे किस मेथड से सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब आप जाएंगे तो इसकी कोई मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि 3 मेथड होती है, तीनों मेथड को हम यहाँ पर 1 to 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं, किस प्रकार से आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद हम यहाँ पर उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे, और मैं आपको 2 से 3 प्रकार के मेथड बताऊंगा और एक एक करके उन मेथड को हम सीखेंगे, उससे हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनको बनाना सीख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यू इंटीजर है, वो कैसे इंटीजर है, कंटिन्यू इंटीजर है। और कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और वो भी कंटिन्यू इंटीजर है। उन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बनाना होगी, तो हम यहाँ पर इक्वेशन बनाकर लेकर आते हैं। लेट द कंसीडर, हम मान लेते हैं द फर्स्ट इंटीजर नंबर इक्वल टू x। फर्स्ट इंटीजर नंबर है हमारा x, आप जानते हैं इंटीजर, समझते हैं। दस द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 होता है और 0 के इधर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ चलने वाले ये सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर होते और इस तरफ के होते हैं नेगेटिव इंटीजर। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर
क्यों कहा जा रहा है यह आपको लास्ट में समझ में आएगा। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको इस चीज़ का मीनिंग समझ में आएगा कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है। टू पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया x और नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1। अब नेक्स्ट से अर्थ है कि जैसे मान लीजिए 12 है और 13 है, अगर 12 को मैं लिखता हूँ x तो 13 को क्या लिखूंगा, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है, तो मैं इसे लिखूंगा x प्लस 1। मैं इसे लिखूंगा x प्लस 1, क्योंकि 12 है तो इसे लिख देंगे 12 प्लस 1। ये आपका 12 है और ये आपका 12 प्लस 1 है। ठीक है, यह आपका एक वेरिएशन हो गया लिखने का और ये दूसरा तरीका हो गया। समझ गए, एक ही प्रकार से आपको इसे लिखना है। तो यहाँ पर यह x है और ये x प्लस 1 है, तो एक इंटीजर आपका यदि x है तो दूसरा इंटीजर उसका नेक्स्ट इंटीजर यहाँ कंटिन्यू है। यहाँ पर कैसे है, ये कंटिन्यू है, एक के बाद एक आने वाले। आपको एक छोड़कर नहीं लेना है कि आप ले लें, एक 12 ले लिया और एक 14 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यू 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो आप अगले को लेंगे तो इसका अर्थ है कि आप सिर्फ एक अंक का, एक डिजिट का ही फर्क ले रहे हैं। तो एक डिजिट का फर्क मतलब आपके नेक्स्ट डिजिट x प्लस 1 होना है। तो इस प्रकार आप यदि एक को x मान लेंगे, दूसरे को x प्लस 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब हम दोनों का करते हैं तो आता है 306, मतलब x का मल्टीप्लाई आप करते हैं x प्लस 1 से, देन आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है 306 और इसे सॉल्व कर देते हैं तो यह हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 306 और इसे इधर लाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 306 इक्वल टू 0। फाइनली यह हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन चुकी है। हम चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस फॉर्म में यह अवेलेबल है। इसका अर्थ यह क्वाड्रिक इक्वेशन बन चुकी है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको दोनों इंटीजर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दो मेथड दी गई है। हमने अभी मेथड की चर्चा नहीं की है, मेथड नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। मैं आपको मेथड पढ़ाने के बाद एक बार इन क्वेश्चंस को सारे को सॉल्व करवाऊंगा और इनका अर्थ भी बताऊंगा कि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है और किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये ऐसा ही मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके आगे मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब एक बालक है रोहन, एक बच्चा है रोहन और एक है उनकी मम्मी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रोहन की मम्मी जो है, रोहन की माताजी जो है, रोहन की मदर जो है वह 26 ईयर ओल्डर हिम, उससे 26 साल 26 ईयर बड़े हैं, 26 ईयर बड़े हैं। तो हम यहाँ पर यदि रोहन को मान लेते हैं कि रोहन x ईयर का है, क्या है, रोहन x ईयर का है, तो उनकी मम्मी कितने ईयर की हो जाएगी। हमें यहाँ पर एक ही प्रकार के वेरिएबल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमेशा आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रोडक्ट, गुणा, मल्टीप्लाई इस प्रकार के वर्ड्स देखने को मिलेंगे और यह आपको बताएंगे। जैसे यहाँ प्रोडक्ट यूज़ किया गया है तो यह बता रहा है कि यह जो क्वेश्चन है यह आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और आपके इसके मम्मी जो है, इसके मदर, वह कितने ईयर के हो जाएंगे, इनकी मदर हो जाएगी x प्लस 26 ईयर के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रोहन यदि x ईयर का है तो उनकी मम्मी x प्लस 26 ईयर की होंगी। तो लेट अस कंसिडर एज ऑफ रोहन x ईयर है। देयरफॉर अस पर गिवन क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या दिया है हमें कि वह उसकी मम्मी उनसे 26 ईयर बड़ी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x प्लस 26। यदि मान लीजिए यह बच्चा 20 ईयर का है रोहन, और थोड़ा डिटेल में ले चलते हैं आपको, यह 20 ईयर का तो उनकी मम्मी कितने की होगी, तो 20 और 40 और यहाँ पर 20 प्लस
ये 20 प्लस 26 कुल मिलाकर वे जो है 46 ईयर की होंगी। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो यह आपको तार्किक लगता है तो है, उनकी मदर 46 है और ये 20। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है। अब आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज का मतलब दोनों की आयु का मल्टीप्लाई, दोनों की एज का मल्टीप्लाई। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर, ईयर के अंदर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 360 हो जाता है, कब हो जाता है? 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद से अर्थ है कि 3 साल से बाद का अर्थ है कि यहाँ पर यदि ये यहाँ पर x ईयर के हैं, यहाँ पर यदि यह x ईयर है और यह है x प्लस 26 ईयर, तो प्लस 3 ईयर, मतलब हम करते हैं आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर प्लस 3 ईयर मतलब 3 साल बाद। आज जो है आप यदि 15 साल के हैं या 16 साल के हैं तो 3 साल बाद आप 19 साल के हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको प्लस 3 जोड़ना है, तो आपके मम्मी भी 3 साल बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ही 3 साल बड़े होंगे। तो यह हो जाएगा आपका कितना? x प्लस 3 और यह आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, ये दोनों पर्सनों की नई एज बन चुकी है। कब बन चुकी है? 3 ईयर के बाद में। आज उनकी अगर इस प्रकार है तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी? यहाँ पर एज ऑफ रोहन x प्लस 3 और उसके मम्मी हो जाएंगे x प्लस 29। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 29, क्योंकि 26 और 3 29। ठीक है, यह व्यक्ति ऐसा ही रहेगा और ये x प्लस 29 हो गए। अब क्या कह रहा है? इस कंडीशन में कब? 3 साल बाद। 3 साल बाद की जो एज होगी वह एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 और x प्लस 29 का, तो वह हो जाता है 360। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। हम इसे जब सॉल्व करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। किन का प्रोडक्ट? 3 साल बाद रोहन और उसकी मम्मी की एज का। तो यहाँ पर x प्लस 3 है और x प्लस 29 है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 360। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x से और अगेन 29 से, तो यह हो गया x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 का x से किया 3x और 29 का आप करते हैं 3 से, तो 30 या 90 में से 3 कम करी 87 इक्वल टू 360। ये मेरा गुणा करने का अलग ही तरीका है, आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे गुणा करते हैं। आपको 3 का मल्टीप्लाई 29 से करना है, तो मैं 29 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं करूँगा 3 का मल्टीप्लाई 30 से। हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 30 से, आसान होता है। 90 आ गया, बात ख़त्म। अब ये 30 मुझे पता है कि इसमें अंतर कितना है? -1 कर दिया। -1 कितनी बार कर दिया है? 3 टाइम। तो हम करते हैं 90 में से 3 का मतलब 87 आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप फास्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स का हर राज बताया जाएगा जो कि हमें मैथ्स की ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इन टूल्स को हम साथ में रखेंगे और सीखेंगे। अब चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 29x और 3x आपके कितने होते हैं? यहाँ पर दोनों मिला लेंगे तो 32x और यहाँ पर प्लस का 87 है और माइनस का 360 है और इक्वल टू यहाँ पर 0 है। x स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पर 360 में से 87 को माइनस करते हैं तो माइनस का 273 बच जाते हैं और इक्वल टू 0। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं 360 में से आपको 87 माइनस करना है। अब आपको एक तरीका यहाँ बता देते हैं माइनस करने का। हम क्या करते हैं, एक काम कीजिए, 360 में से हम 90 माइनस करते हैं, जल्दी हो जाएगी। 360 में से हमने 90 माइनस किए, 90 माइनस किए। 9 की टेबल है ये, 9 की टेबल ये कितने टाइम है? 4 टाइम है। 9 चुके 36, 9 90 की टेबल ये है 4 टाइम। ठीक है, और ये 90 की टेबल है 3 टाइम। तो 3 टाइम एक 90 इसमें से कम कर दो और क्या, तो यह है 90 इंटू 3।
सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका 270। अब 270 हो चुका है, लेकिन हमने किया है 90 माइनस 90 माइनस हमें करना था 87, मतलब 3 ज़्यादा माइनस कर दिया, तो उसमें 3 प्लस कर देते हैं, तो 273। तो ये है फास्ट कैलकुलेशन का मैथमेटिक्स टूल ऑफ मैथ्स जिसे कहते हैं हम, टूल ऑफ मैथमेटिक्स, ये हाथ कह रहे हैं इसके। यहाँ पर पहुँच गए हम, यह हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके द एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर, अब निकाल लीजिए, इसके सब कुछ आ जाएगा इसके बाद तो। लेकिन अभी हमने कोई मेथड यहाँ पर नहीं पढ़ी है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा ही यहाँ पर छोड़ दूंगा, ये स्लाइड हमारे पास जिंदा रहेगी, हम इसे वापस से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट आपको कर देंगे कि किस प्रकार से इन वर्ड का मीनिंग है, आपको यह वर्ड सही समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं सबसे पहले प्रोसेस दिखाऊंगा, आपको पहले दिखाऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं किस मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अभी हमने कोई मेथड का जिक्र यहाँ पर नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर इसे छोड़ते हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट इसे करेंगे कंप्लीट। अब हम पहले मेथड पढ़ेंगे, पहले इसे यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक लाना आपको सीख रहा है कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है चल रही है और डिस्टेंस कितनी तय करेगी, वो 480 किलोमीटर, और कैसी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का अर्थ होता है कि ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही है। ट्रेन कैसी स्पीड से चल रही है, एक ही स्पीड से चल रही है, न ज़्यादा है न तेज है, अपनी स्पीड जो है स्थायी स्पीड है, बिल्कुल एक जैसी स्पीड है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अब यहाँ पर कंडीशन आ चुकी है, तो कंडीशन से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस ट्रेन द्वारा तय की गई है, और स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म एक जैसी चाल से वो चल रही है। अब कंडीशन पे चलते हैं। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि आप जैसे चलिए, हम मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस ये है, यहाँ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कोई ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर पहुँची, और कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड है, एक जैसी स्पीड से यह पहुँची, तो वहाँ पर मान लीजिए कि उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हमेशा किलोमीटर पर आवर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यह इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है लिखने की, किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में भी लिखा जाता है, लेकिन मीटर पर सेकेंड में विशेष परिस्थितियों में जब हमें कन्वर्ट करना हो तब लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी स्पीड की होती है किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है x किलोमीटर पर आवर, हम इसे मान लेते हैं। और सेकंड चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि जब भी स्पीड से संबंधित कोई सवाल आते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 होती है उसकी डिस्टेंस, नंबर 2 होती है वहाँ पर स्पीड, और नंबर 3 होती है टाइम। तो वहाँ पर जो टाइम उसने लिया, मान लीजिए कि वो t टाइम ले लिया। कितना टाइम ले लिया, t आवर ले लिया वहाँ पर, ठीक है। उस स्पीड, इस डिस्टेंस को x स्पीड से तय करने में उन्होंने टाइम उस ट्रेन ने लिया है t आवर्स। अब कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन कह रही है कि इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड को कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको लेस कर दिया जाए। लेस कर दिया, स्पीड लेस होने का अर्थ है कि स्पीड कम हो गई है। स्पीड कम होने से आप थोड़ा सा सोचकर बताइए कि इस डिस्टेंस को तय करने में समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। यदि हम कहीं जा रहे हैं और गाड़ी की स्पीड यदि स्लो कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो वही यहाँ पर तार्किक बात कही जा रही है, वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे वो ट्रेन ज़्यादा ले रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ट्रेन की स्पीड कम होगी तो वो टाइम ज़्यादा लेगी, और स्पीड वही डिस्टेंस वही सेम है 480 किलोमीटर की। 2 कंडीशन यहाँ पर दी है। पहले कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस x किलोमीटर की स्पीड से t आवर में कंप्लीट करती है, और सेकंड कंडीशन यह बनती है इसकी कि 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वह जो है
कितनी स्पीड है, x-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से t-3 आवर में कंप्लीट करती है। बस यही फिनोमेना, यही लॉजिक है और यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। अब हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है, तो लेट अस कंसिडर द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, स्पीड। हम काम कर रहे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन का, हम पिछले क्वेश्चंस में भी चर्चा कर चुके हैं आपसे कि क्वाड्रिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी अंतर से मतलब है कि क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर हमें एक वेरिएबल का यूज़ करना होता है और लीनियर इक्वेशन के अंदर हम दो वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है और यहाँ पर तीन प्रकार है, एक आपकी स्पीड है, और एक आपका टाइम है और एक आपके डिस्टेंस है। तो चलिए, डिस्टेंस तो आपके हो गई 480 किलोमीटर। अब स्पीड और टाइम, इन दोनों के लिए भी हमें एक ही प्रकार का वेरिएबल यूज़ करना होगा। यही चुनौती है हमारे पास, यही इसकी खूबी है क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को बनाते समय हमें एक वेरिएबल का यूज़ करना होता है। बस यही काम आप कर जाइए तो आपका यहाँ पर यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, हमने इसे मान लिया कि स्पीड उस ट्रेन की x किलोमीटर थी। एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर का टाइम के डिस्टेंस तय करने में उसने जो टाइम लिया वह लिया 400/x किलोमीटर पर आवर। हम क्या जानते हैं कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों को मिलाकर फार्मूला क्या बनता है, तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को मिलाकर हमारा फार्मूला बनता है। हम जानते हैं ये हमारा फार्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है। आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। हिंदी में अगर लिखें इसे तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। इस प्रकार से हमारा यह फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब तो हमें यहाँ पर चुनौती ये है कि हमें एक ही प्रकार के वेरिएबल का यूज़ करना है और हम वो कर चुके हैं। किसके लिए, स्पीड के लिए। हमने टाइम के लिए कुछ भी अभी वेरिएबल का यूज़ नहीं किया है। टाइम हम अलग से कुछ बनाएंगे, टाइम को स्पीड के साथ मैच करके बनाएंगे, मिक्स करके बनाएंगे, उसे भी हम एक्स के वेरिएबल के रूप में लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके ट्रेवल की जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, उसका जो टाइम है वो लेने का टाइम कि इतना टाइम लिया, तो इसे हम लिख सकते हैं टाइम के फॉर्म में। टी इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं टी इक्वल टू d/s। इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू d/s। आपकी डी कितनी है यहाँ पर, आपकी डी है यहाँ पर 480। डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, यह हमारी डिस्टेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है, स्पीड हमारी है x किलोमीटर पर आवर। तो इस फार्मूले का यूज़ करके, इस फार्मूले का यूज़ करके हमने टाइम को सेपरेट किया। टाइम इक्वल टू d/s और d/s, डी की वैल्यू रख दी 400 और s की वैल्यु रख दी हमने, स्पीड क्या थी हमारी x किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिलाकर हमारी t आ गई यहाँ पर 480 किलोमीटर अपान x किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से हमें यहाँ पर t प्राप्त होता है, टाइम प्राप्त होता है। ये टाइम आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा आप एक स्टेप और आगे चलेंगे, समझ में आ जाएगी बात। अस पर सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन होती है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने वहाँ पर लेस कर दी, कम कर दी। अल्सो गिवन द ट्रेन विल टेकन 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब उस डिस्टेंस को तय करने में कब जब हम स्पीड कम कर देंगे तब हमारा जो टाइम है वो 3 आवर एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस तय करने में टाइम अधिक लग रहा है और स्पीड कम हो रही है। उस कंडीशन में हम एक
और इक्वेशन तैयार करते हैं, और वह इक्वेशन आप मान लीजिए कि यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यदि आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के डाटा के अंदर इस कंडीशन को रखते हैं, इस कंडीशन को रखते हैं, तब क्या कंडीशन होगी? तब कंडीशन होगी, तब आपका टी क्या कहलाएगा? टी इक्वल टू, नई कंडीशन बना रहा हूं मैं। नई कंडीशन क्या है? नई कंडीशन है कि टी में कितना ऐड हुआ? टी में प्लस क्या होता है? टी में प्लस क्या हुआ है? टाइम प्लस हुआ या माइनस हुआ? तो टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगा है, तो टी प्लस थ्री, टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए थी, यह पहली कंडीशन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए थी। अब सेकंड कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में टाइम हमें मिला है, लगा है हमारे पास 3 घंटे ज़्यादा। 3 घंटे ज़्यादा, और डिस्टेंस कितनी तय करिए? 480 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कहा गया है। देखिए आप, सेम डिस्टेंस ले ली मैंने, आप बिल्कुल अंडरलाइन जो किया है उसे देखते जाइए। सेम डिस्टेंस ले ली हमने, 3 आवर मोर टाइम ले लिया, और स्पीड यहाँ पर 8 किलोमीटर लेस। 1 2 3 तीनों के लिए अलग अलग बातें कही गई है। सेम स्पीड रख दी मैंने, सेम डिस्टेंस रख दी, टाइम हमने 3 आवर ज़्यादा ले लिया यहाँ पर, मतलब पहले टी लगता था यूनिफॉर्म कंडीशन में, अब हमारे पास 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। और स्पीड कितनी कम हो गई? स्पीड हो गई हमारी 8 किलोमीटर। काय में किस में से कम होगी? x में से कम होगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, आपने सेकंड कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन तैयार कर ली। पहली इक्वेशन यह है, सेकंड इक्वेशन ये। बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हमने तैयार की। जो यहाँ तक की लाइन थी, इस लाइन को लेकर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार कर ली। सेकंड इक्वेशन मैंने तैयार की कहाँ से? नहीं, इफ द स्पीड, जब कुछ चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ? चेंजिंग ये हुआ कि हमने जैसे ही स्पीड कम करी, 480 किलोमीटर के सेम डिस्टेंस को तय करने में ट्रेन ने 3 घंटे ज़्यादा लिए, तो +3 कर दिया टी में। पहले टी लेती थी टाइम, अब वो टी +3 लेती है। अब 480 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय करती है। तो इस प्रकार हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका टी लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, आपको टी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है। टी की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करते हैं, और इसे मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ हम टी की वैल्यू पुट करते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको देखने में बेहतर लगे और क्लियर दिख जाए। अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो टी है हमारा 480 किलोमीटर अपान x किलोमीटर पर आवर, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। और +3 इक्वल टू, उधर हमारा है 480, 480 अपान x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपकी टी की वैल्यू पुट कर चुके हैं। टी की वैल्यू आ चुकी है। यह जो लिखा हुआ है यह भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा कैलकुलेशन बाकी है, और वह कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर अलग से करवा रहा हूँ। बाकी जो लिखना का तरीका है वह यहाँ पर इस प्रकार से ही लिखा जाता है। अगर यह इस प्रकार से हम लिखना चालू कर दें बोर्ड के ऊपर, तो पूरा बोर्ड इसी से ही भर जाएगा, और इससे भरने के बाद फिर इस कैलकुलेशन की जगह ही नहीं बचती है। और मेन चीज़ है हमारी कैलकुलेशन, क्या आपको जो है कॉन्सेप्ट बताया जाए, आपको इसके बेसिक बताया जाए, इसका कैलकुलेशन बताया जाए। ये तो आपके टीचर भी आपको कहीं से नोट कर लेंगे, आप टीचर लिखवाएंगे, वहाँ से आप लिख लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन उसमें छूटता है। तो मेन चीज़ हमारी कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 1 से 2 में वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। इसे सब सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? इजी वे में किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर
अब हम इसे क्लियरली लिख लेते हैं 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। इस प्रकार से मैंने इसे लिख लिया है। अगर हम इसे यहाँ पर किलोमीटर का है तो ये हमारा किलोमीटर कैंसिल हो जाता है और यहाँ किलोमीटर कैंसिल हो जाता है और ये हावर यहाँ आकर भी कैंसिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इधर हावर से ये हावर कैंसिल हो जाएगा और सब कुछ कैंसिल होके इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इस प्रकार से यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इसे सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, 3 को छोड़कर बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर है 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 और यह इस तरफ जाने पर यह राशि जब इस तरफ जाएगी तो यहाँ माइनस हो जाएगी 480 अपॉन x। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती होने की पूरी संभावना बनती है। अब आप देखिए, इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें, यहाँ पर 3 है, यह भी 3 से मल्टीप्लाई कोई नंबर है और यह भी 3 का मल्टीप्लाई कोई नंबर है, तो हम 3 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पूरे इक्वेशन के अंदर 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा 480 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 160 अपॉन x माइनस 8 आ चुका है। अब माइनस यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तो हमारा आ चुका है 160 अपॉन x। इस प्रकार हमें यहाँ पर नई राशि मिल चुकी है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आ गया है। इस प्रकार से एलसीएम आ गया। अब इसका x का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 160 x माइनस 160 और x माइनस 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम दोनों राशियों का नीचे की दोनों जो भी नीचे के नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई में एलसीएम लेते हैं, जब हम दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई का एलसीएम लेते हैं, मतलब दोनों नंबरों का हम नीचे एलसीएम में गुणा कर देते हैं, उस कंडीशन में हमें इसका गुणा सामने करना और इसका मल्टीप्लाई सामने करना। आपको सीधा सा ट्रिक ये याद रखना है कि जब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हम एलसीएम में लेते हैं, जब एलसीएम के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई लेते हैं, तब इस नंबर का सामने और इस नंबर का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस फिनिश। इसके बाद आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए और अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यह आपकी जो पूरी राशि है x इंटू एक्स माइनस 8 का मल्टीप्लाई होकर 1 से हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ इसको क्लियर। यहाँ पर x माइनस 8 यहाँ पर आ चुका है, यह मल्टीप्लाई होकर 1 से यहाँ आ गया है। और नेक्स्ट स्टेप आपकी इधर बचती है इक्वल टू के इधर, इक्वल टू 160 160 माइनस आपने 160 का x से किया तो 160x आ चुका है। तो यहाँ पर 160x आ चुका है और 160 का आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 चुक 64 128। तो यहाँ पर आ चुका है माइनस माइनस प्लस 1280 1280, ठीक है, 1280। इस प्रकार आप इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 160 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1280 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ x का इससे किया तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, अब आप देखिए कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, 160x था, ये 160x था, ये 160x माइनस 160x और इसका मल्टीप्लाई किया तो 1280। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है और क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर यह प्लस का और यह माइनस का कैंसिल हो चुका और इधर 1280 है और आप 1280 को उठाकर इधर ले आइए तो आपका बनता है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। 1280 उस तरफ लिखा हुआ था जो कि प्लस का था और इधर आया तो माइनस का हो गया। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है और यह उसका कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त कर चुके हैं। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर मेन है, इसी को सेट करना है पूरा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमें
पहुंचना आना चाहिए। किस प्रकार से इक्वेशन बनाई जाती है, इसके अंदर कई तरीके हो सकते हैं आपको करने के, समझने के, लेकिन मेनली जो चीज़ हमें समझ में आना चाहिए वो यही है। फिर से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसे। सबसे पहले आपने यहाँ पर मान ली है ट्रेन की स्पीड मान ली आपने x किलोमीटर, तो x किलोमीटर के हिसाब से हमारा जो फार्मूला है वह है d = s × t। और इस फार्मूले के अंदर हम t अगर देखें तो t = d/s लिख सकते हैं। उस कंडीशन में t = 480 स्पीड हमारी थी x। इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और यह कंडीशन हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए थी कि जब ट्रेन एक जैसी स्पीड में चल रही थी उस कंडीशन में यह। और सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पर +3 किया और t की वैल्यू वापस से उस सेकंड इक्वेशन के अंदर रख दी और हमें इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हुए आए और यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँच जाता है। अब हम इसके आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई भी तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आपको नहीं बताया है। जस्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक इसका फार्मूला मेथड होती है। उन दोनों से हम इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है थोड़ी सी इसकी बेसिक बातें बताएंगे और काफ़ी कुछ आपको नॉलेज इसके अंदर मिलने वाला है। क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ही बारीकियां होती है और बस वहीं पर आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं उन बारीकियों को लेकर। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी इतनी गलतियां होती है और छोटी छोटी गलतियां होती है। उन छोटी छोटी गलतियों से और छोटी छोटी ट्रिक से ही वह सॉल्यूशन भी होता है। तो वह आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो बिना स्किप किए आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। अभी हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों से किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं या सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल कर मैथमेटिक्स में आते हैं। तो आप मेरे साथ अगर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डीपी ट्यूटोरियल को बिना स्किप के देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपको पूरे वर्ष यहाँ पर सेवाएं देने वाले हैं। हम यही कहेंगे कि हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ग्लोबल अगर देखा जाए रूप से तो ऑनलाइन फैसिलिटी ने आपके घर तक मुझे पहुंचा दिया है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके घर के अंदर जो टैबलेट रखा हुआ, आपके पास जो लैपटॉप है, वो सारे गैजेट के अंदर कहीं ना कहीं सब लोग मिक्स होकर एक दूसरे से नॉलेज ले लेते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है और अगर नहीं किया है तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।